वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप मेरे थंबनेल पर जैसा कि देख पा रहे होंगे हेडिंग लगा हुआ है बहुपद कंप्लीट गाइड। और ये जो वीडियो बन रही है, इस वीडियो में आप कक्षा 10वीं के गणित के एक अध्याय पर चर्चा देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पाठ्यक्रम पर आधारित है और ये आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। बहुपद अपने आप में जितना इम्पोर्टेंट इस क्लास के लिए है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आगे की आने वाली कक्षाओं के लिए भी है। इसलिए केवल अगर आप इसे अपनी परीक्षा की दृष्टि से समझना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये सही नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप इसके पूरे बेसिक्स को समझें और बेसिक्स को समझ करके आगे के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। इस वीडियो में हम एक एक करके सारे तरीकों पर बात करेंगे और उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे जो इस अध्याय को समझने के लिए आवश्यक है और आपको समझने के साथ साथ सवालों को बनाने में किस तरह से सहायता करेंगी, उन पर हम बात करेंगे। इस पूरे वीडियो में आप बहुपद के तरह तरह के आयाम या जिस तरह के प्रश्न आ सकते हैं या पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर आधारित कुछ उदाहरण देख पाएंगे, बनाने के तरीके देख पाएंगे और अच्छे सवालों पर चर्चा देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुपद की जब हम बात करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि ये 3-4 तरीके के प्रश्नों से भरा पड़ा है। सबसे पहली बात, गुणनखंड करके बहुपदों का भाग करना, जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुपद मिलता है उसको आप गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करके बहुपदों का आपस में भाग करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है इसमें वो है शेषफल प्रमेय, जिसको रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। शेषफल प्रमेय भी बहुपद का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें भी आपको सवाल कैसे बनाने हैं और इसकी क्या उपयोगिता है, ये हम आगे आने वाले समय में समझेंगे और देखेंगे कि इसके सवाल कैसे बनाने हैं। शेषफल प्रमेय से ही मिलता जुलता लगभग गुणनखंड प्रमेय आएगा। तो हम तीनों पॉइंट्स पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे सवालों पे बात करेंगे और सवालों पे बात करते करते ये भी देखेंगे कि इस गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय या बहुपदों का गुणनखंडन करके कैसे सवालों को आसानी से बनाया जा सकता है। अब ये एक उदाहरण है जो हम शुरुआत कर रहे हैं डिस्कशन अपना। इसमें कहता है कि बहुपद 5x ऋण 11 ऋण 12 x की घात 2 धन 2x त्रिघात को बहुपद x - 5 से भाग दीजिए। आप इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो बहुपद जिस पर हमको भाग देना है वो बहुपद पूरा का पूरा मानक रूप में नहीं लिखा गया है। अब जब बात मानक रूप की आती है तो आपको ये बात क्लियर है या नहीं ये जानना पड़ेगा कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप वो रूप होता है जिसमें आप बहुपद को उसके घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही मतलब आप अगर समझे सामान्य भाषा में कहूँ तो गिरते हुए क्रम में आप लिखेंगे। पहले पावर 3 है तो पावर, सबसे बड़ा पावर अगर 3 है तो पावर 3 वाला टर्म पहले आएगा, फिर पावर 2 वाला टर्म आएगा, फिर पावर 1 वाला आएगा और फिर पावर 0 यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा। तो मानक रूप में अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 2x का त्रिघात ऋण 12x वर्ग धन 5x ऋण 11। इसको आपको भाग करना है x - 5 से। ये आपका प्रश्न बना। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देख लेते हैं हम। 2x की घात 3 ऋण 12x वर्ग धन 5x ऋण 11। अब इसको आप इस तरह से भाग देने का जो तरीका है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, उसको फॉलो करिए आप। अब इसमें आप दोनों बहुपदों के प्रथम पद को देख लीजिए। यहाँ पर 2x की घात 3 है और यहाँ पर x है। मतलब जैसे आप अंकों का गुणा करते हैं और यहाँ मान लो 15 हो और यहाँ 5 हो तो आप 5 का टेबल इतना पढ़ते हैं कि वो 15 आ जाए या उसके आसपास आ जाए। बस वही काम इसमें भी करना है। तो अब ये बहुपद का मामला है तो आप क्या करें, 2x की घात 3 में x को रफ में भाग देकर देख लें तो ये आ गया 2x का वर्ग। तो 2x का वर्ग मैं यहाँ लिख दूंगा। 2x का वर्ग जब इससे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x की घात 3 और 2 पंचे 10 x वर्ग। फिर मैं इसको घटाऊंगा
जैसे हम घटाएंगे तो हमको चिन्ह बदलने पड़ेंगे इनके, यानी कि ये ऋण का हो जाएगा धन और ये धन का हो जाएगा ऋण, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा और इसमें आएगा -2x²। आगे के पद को एज इट इज आप कॉपी कर लें, उसमें कोई भी नया काम ना करें, जैसे आप करते हैं ट्रेडिशनल डिवीजन के काम में, वही काम आप यहाँ पे दोहराएं। अब ये आ गया ऋण 2x²। अब इस प्रथम पद को फिर से आप प्रथम पद से भाग करें तो आपको आएगा ऋण 2x। इस ऋण 2x को आप यहाँ रख दें और फिर वही काम करें जो आपने पीछे स्टेप में दोहराया है। तो ये हो जाएगा ऋण 2x² और ऋण 2 पंचे 10 हो जाएगा और साथ में चिन्ह बदल जाएगा, इसका धन का हो जाएगा। अब जब घटाएंगे आप तो ये ऋण का धन हो गया, समझ लो ये धन का ऋण हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये आया -5x - 11। अब पहला पद आपका -5x है और यहाँ पर x है, आपने कैंसिल किया, आपके पास आया -5। -5 आप यहाँ लिख दें, फिर -5 से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दें, -5x + 25 हो जाएगा। ये आप जब घटाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा धन और धन का हो जाएगा ऋण, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5 और 1 6, 2 और 1 3, -36। तो ये -36 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, जिसको आप हिंदी में शेषफल कहते हैं। और भाज्य भाजक तो आपको अच्छे से पता है, ये आपका कोशेंट है जिसको भागफल कहते हैं, ये शेषफल है और ये आपका भाजक है। तो भाजक भाज्य भाजफल के हिसाब से जो सूत्र है आपका, आप उससे चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। अब हम दूसरे तरह के सवाल पे आते हैं। दूसरे तरह का सवाल कहने का मतलब मेरा ये है कि आप शेषफल का उपयोग करके कैसे किसी सवाल को बनाएंगे, उसको देखते हैं। तो जब शेषफल का उपयोग आपको करना है और सवाल को बनाना है तो कुछ उदाहरण आप देखिए। px बराबर 3x⁴ ऋण x⁻³ धन 30x ऋण 1 को निम्नलिखित में भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है कि शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए जब भाज्य और भाजक के मालूम हो तो बिना भाग दिए ही हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें इस पूरे केस में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो कैसे करेंगे फिर? अगर ऐसा है तो आपको कैसा करना होगा? हम ये मान लेते हैं कि x⁻1 अगर इसका कोई गुणनखंड हो तो x की जगह हम -1 रख दें, x की जगह हम -1 रख दें। ये ध्यान रखें आप चिन्ह को उल्टा करके रखिएगा, क्योंकि हम इसको 0 मानते हैं तो उस हिसाब से x की वैल्यू -1 बन जाती है। तो हमने -1 पुट किया तो p-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ये देखते हैं। 3 x की जगह मैंने -1 पुट किया, फिर यहाँ पे भी -1 पुट किया, फिर 30 के बाद फिर यहाँ -1 पुट किया और -1 आया। तो 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ ऋण 1 आया, यहाँ ऋण 30 आया, यहाँ ऋण 1 आया। तो 3 एकम 3 धन 1 और ये 30 और 1 31 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 में 31 माइनस करेंगे अगर आप तो आ जाएगा आपका -27। तो ये -27 ही इसका शेषफल होगा। तो आपने इस सवाल में ये देखा होगा कि आपने भाग नहीं किया, उसके बावजूद आपने भागफल निकाल लिया, क्योंकि आपने शेषफल प्रमेय का उपयोग किया है। इसी में मैंने बी पार्ट भी ले रखा है। बी पार्ट लेने के पीछे मेरा मकसद ये था कि अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो 2x की वैल्यू 1 बनेगी, तो उस हिसाब से x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कैसे जाना है उसका एक सैंपल मिल जाए, ये सोच करके मैंने ये वाला पार्ट भी इस वीडियो में रखा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम बना के, ताकि कैसे बनाना है इसको। p 1/2 क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं। तो 3 × 1/2 पावर 4 रखेंगे हम, माइनस x की जगह 1/2 घात 3 रहेगा, धन 30 फिर 1/2 रहेगा और फिर -1 रहेगा। आप हल करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की घात 4 अगर मैं करूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की घात 4 का मान 16 आएगा, 2 की घात 3 का मान 8 आएगा और ये 30/2 आएगा और ये 1 आएगा। तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है 3/16, ये 1/8
ये 15 और ये 1, 15 माइनस 1 कर देने से तो वो 14 हो जाएगा। बस इन दोनों का आप लघुत्तम ले लें तो 3 ऋण 2 धन 14 हो जाएगा। 3 ऋण 2 मतलब 1/16 धन 14, और इसको आगे आप अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 14 का गुणा कर दें, फिर उसमें 1 जोड़ दें, 225/16। ये कुछ इस तरह का आंसर इसमें आपको निकल के मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने शेषफल प्रमेय का उपयोग देखा, किस तरह से आप शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। शेषफल प्रमेय का उपयोग हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग बहुपद के सवालों में किस तरह से किया जाता है। कोई भाजक भाज्य बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इसको अगर आपको चेक करना हो तो आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा एक सवाल है कि क्या x-2 बहुपद px x3 ऋण 3x वर्ग धन 4x ऋण 4 का गुणनखंड है। अगर यह गुणनखंड होगा तो कहने का मतलब यह है कि x-2 से इसको भाग करूंगा तो मुझे शेषफल में 0 मिलना चाहिए। तो गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 मिलेगा। तो शेषफल 0 कैसे चेक करूंगा मैं? उसके लिए मैं x-2 को एक गुणनखंड मान लेता हूं। तो x-2 अगर एक गुणनखंड है तो x की वैल्यू 2 बननी चाहिए। तो अब मैं p की x की जगह 2 रख देता हूं और इस पे रखते जाता हूं x की वैल्यू को। तो ये कुछ इस तरह से बनते चले जाएगा। अब मुझे देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ये 8 आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, ये 4 आ गया। तो ये 8 धनात्मक है, ये 8 धनात्मक है, आप 16 लिख सकते हैं। 12 और 4 दोनों ऋणात्मक है, 16 लिख सकते हैं। 16 ऋण 16 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। बिना भाग दिए आप गुणनखंड की प्रमेय की मदद से ये चेक कर पा रहे हैं कि दिया गया बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड प्रमेय का उपयोग एक और तरह के सवालों में भी किया जाता है कि जब आपको ये बता दिया जाए कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है और उस दूसरे बहुपद में कोई एक चर है, जैसे इसमें k जो है ये अज्ञात है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ये काम भी हम गुणनखंड प्रमेय की मदद से करते हैं और ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फिर से वही बात करें हम, अगर x-1 इसका गुणनखंड है तो कहने का मतलब x-1 को हम 0 मान ले तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को मैं x की जगह रखता हूं तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा k, और ये वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, आपको शेषफल नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 धन 1 धन k बराबर 0, 2 धन k बराबर 0, तो k की वैल्यू -2। इसका मतलब k की वैल्यू अगर -2 होगी तभी दिया गया बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। आइए अब बात करते हैं बहुपदों के गुणनखंडन पर। फैक्टराइजिंग करेंगे हम पॉलिनोमियल्स के। उसके लिए ये जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं कि अगर 2 संख्याओं का वर्ग है तो उसको हम कैसे करेंगे। 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग हो, अंतर का वर्ग हो और इंडिविजुअली स्क्वायर्स हो, तब आप कैसे करेंगे। ये तीनों के लिए इस आइडेंटिटी को अगर आप ध्यान से पढ़ पाए हों और समझ पाए हो तो फिर आपके लिए ये इस तरह के प्रश्न आसान हो जाएंगे। पहला जो सवाल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x वर्ग ऋण 16। अगर मैं x वर्ग ऋण 16 को हल करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x वर्ग ऋण 4 का वर्ग। और जब ये इस फॉर्म में आ जाता है तो मुझे अपने आप समझ लेना चाहिए कि ये जो तीसरा वाला आइडेंटिटी है, तीसरी सर्वसमीका जो है वो यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है। जहां पर a की जगह x है और b की जगह 4 है, तो आप इसे x धन 4 और x ऋण 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो है कि 4x वर्ग ऋण 20x धन 25 है, इसको अगर आपको हल करने की जरूरत पड़े तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए
कि इसमें बीच में माइनस है और दो लगातार दो संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग में है, तो आप ये तीसरी जो आइडेंटिटी दिख रही है उसका एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। मैं अगर इसको चाहूं तो 2x की घात 2 और इसको चाहूं तो 5 की घात 2 ऐसा लिख सकता हूं, और ये चेक कर लूं कि अगर 2 गुणित 2x गुणित 5 करने से 20x बनता है तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ आसानी से अप्लाई कर पाऊंगा। वो काम मैंने किया, मैंने चेक किया कि 2 गुणित 2x गुणित 5 करने से 20x बन रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सर्वसमीका दूसरा जो है वो इसमें लग सकता है, जहां पर a की जगह 2x है और b की जगह 5 है, तो 2x ऋण 5 का वर्ग करके मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। चाहूं तो इसको दो बार भी लिख सकता हूं, 2x ऋण 5 2x ऋण 5 आपस में इनके गुणा में। तो ये इस तरह से फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। बहुपदों का गुणनखंडन सूत्रों का प्रयोग करके या सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके आप आसानी से कर सकते हैं। बहुपदों का गुणनखंडन आपने अभी देखा कि आप कैसे सूत्रों का या सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका हर सवाल ऐसा हो जहां आप इन सर्वसमीकाओं का उपयोग कर पाएं या लागू कर पाएं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये जो मध्यपद होते हैं इनका गुणनखंड करके आपको सवाल को हल करना होगा। जैसे पहला पार्ट का सवाल देखिए, x वर्ग धन 3x धन 2, ये प्रश्न है, इसका गुणनखंड करना है मुझे। मैं इस मध्यपद को ऐसे दो भाग में तोड़ूंगा कि जिसको जोड़ने से 3 बन जाए और गुणा करने से 2 बन जाए। तो मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, 2 और 1। 2 एकम 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल है वो आखिरी के अचर के बराबर आ जाएगा, और 2 और 1 करने से 3 हो जाएगा। तो दोनों काम एक साथ होने चाहिए, तब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो जा रहा है x वर्ग धन 2x धन x धन 2। अब इनको रीग्रुपिंग कर लें आप, पहले 2 को और बाद के 2 को एक साथ ले लें। x वर्ग धन 2x, यहाँ आ जाएगा x धन 2। यहाँ पर आप x को कॉमन निकाल लें, x धन 2 बचेगा। यहाँ आप 1 को कॉमन निकाल लें, x धन 2 बचेगा। अब इन दोनों में x धन 2 कॉमन निकलते दिख रहा है मुझे, x धन 2 कॉमन निकला, गुणित x धन 1 निकला यहाँ पर। तो ये इनका बहुपदों का गुणनखंडन हो गया। आप चाहें तो इनका गुणा करके चेक कर लें ये इतना बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरे पार्ट पे देखें, 14x² प्लस 19x माइनस 3। पिछले सवाल और इस सवाल में आपको जो डिफरेंस दिख रहा होगा वो डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ x वर्ग के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जबकि यहाँ पर x² के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है जो 14 है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे जब सवाल आए तो आप इन दोनों का गुणा कर लें। तो 14 और 3 का अगर मैं गुणा करता हूं तो ये आ जाता है 42, और इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनके बीच आप देखिए कि 19 कैसे बना सकते हैं हम, प्लस 19। तो 42 का पहला ही गुणनखंड आपको 21 दूनी 42 देगा, जो 21 में 2 को घटाने से 19 दे देगा। 21 में 2 को घटाने से 19 देगा, और 14 तिया 42 माइनस 42 होगा, समझ लो ये माइनस 3 है तो माइनस 42 होगा, और 21 ऋण 2 करने से 19 आएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, सवाल आसानी से बन सकता है। और कोई तरीका भी हो सकता है, ये भी देख लें अगर और कोई गुणनखंड आपको दिख रहा हो तो। और कोई भी गुणनखंड आपको ऐसी संभावनाएं नहीं देगा तो आप अपना काम आगे बढ़ाएं। 14x² प्लस 21 माइनस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 14x² प्लस 21x माइनस 2x माइनस 3। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। आप 14x वर्ग और 21x को अगर एक ब्रैकेट में ले लें और 2x और 3 को एक ब्रैकेट में ले लें तो यहाँ बीच में प्लस साइन आ जाएगा। हालांकि यहाँ माइनस है लेकिन आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो आपको प्लस ही लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में 7x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, आप 1 को लेंगे कॉमन तो 2x धन 3 यहाँ भी बचेगा। ऐसा करने से आपके पास समान ब्रैकेट आ जाएंगे, एक जैसी संख्याएं आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2x धन 3 और 7x ऋण 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। आप चाहें तो इन दोनों का गुणा करें, गुणा करके चेक कर लें कि आपको
वही बहुपद मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। एक और तरह के सवाल बहुपद में आते हैं अक्सर, वो बहुत आसान सवाल होते हैं। जो आपने पीछे कर लिया है उनके नाम को समझ लिया अगर आपने, तो फिर आपको ये सवाल आसान लगेगा। जैसे ये दिया बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक ज्ञात करें, जीरोज निकालना है इनको। तो जैसे मैंने x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का गुणनखंडन किया, इसको मैंने कर दिया 4 ऋण 1, और ये तो 4 ही रहा, x वर्ग ऋण 4x धन x ऋण 4, यहाँ पर x कॉमन निकला, x ऋण 4 बचा, यहाँ 1 कॉमन निकला, x ऋण 4 बचा, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 4 कॉमन है, तो ये आ गया। तो इस तरह से आपके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं x माइनस 4 और x प्लस 1। तो इन दोनों का गुणनखंड करने से आपको ये मिला, गुणनफल करने से ये मिलेगा। तो उस हिसाब से आपके जो शून्यक बनते हैं वो हो जाएगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 1। आप अगर थोड़ा सही ढंग से शॉर्टकट में समझना चाहें इस बात को, तो x माइनस 4 है तो x की वैल्यू 4 हुई, x प्लस 1 है तो x की वैल्यू माइनस 1 हुई। मतलब साइन को आप उल्टा कर दें तो आपका काम हो जाएगा। तो यही आपके शून्यक या जीरोस कहलाएंगे, -1 एंड 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आखिरी तरह के सवालों को मैं थोड़ा चर्चा करूं आपसे, और उसके बाद ये वीडियो आज की हम खत्म करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको जो बहुपद दिया जाता है उसके योगफल और गुणनफल को पूछा जाता है, कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल को पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको अलग से शून्यक निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करके या फैक्टराइजेशन करके आपको सारा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। उसका बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है। आप दिए गए बहुपद को ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर लें, और आपके सवाल में a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 7 है। आप ऐसे रिलेट कर लें इनको तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो योगफल और गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल जो होगा वो होता है -b/a। तो इस हिसाब से आपके सवाल में -b हो जाएगा -13 और a आ जाएगा 6। अगर ये कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर लीजिए, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। फिर आप गुणनफल में आ जाइए, आपका गुणनफल हो जाएगा c/a, यानी कि 7/6। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप बिना बहुपद के गुणनखंडन किए, उसके शून्यकों का मान निकाले बिना, उनका योगफल और गुणनफल सीधे निकाल सकते हैं -b/a और c/a के सूत्र से, और आसानी से आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, ये आपके लिए आज का वीडियो है। आगे आने वाले परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस मैं आपके लिए और अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको चैप्टर वाइज थोड़ा सा एक डिस्कशन मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके कि किस चैप्टर में कौन कौन से पार्ट्स को हमको करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।